कल के सेशन में क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया था। 38 से आगे अभी हम लोग देखेंगे 39। निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर कहा जाता था? देखिए, जो जंगल महल के भूमिज होते थे ना, उसी को चुआर कहा जाता था। जंगल महल, जंगल महल। चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, यही चुआर विद्रोह का मुख्य कारण था। आगे है आपको ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए, जो ताना भगत आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो जो ताना भगत आंदोलन है, यह आंदोलन जतरा भगत या जतरा उराव के नेतृत्व में, यह आंदोलन जतरा भगत या जतरा उराव के नेतृत्व में वर्ष 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1914। ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह आंदोलन जतरा उराव के नेतृत्व में लगान की ऊंची दर यानी कर की ऊंची दर, चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ। हाँ, सही है। यह आंदोलन शुरुआत में जमींदारी शोषण के विरुद्ध, बाद में यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। सही है। 1948 में भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया था। यह भी बात सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? देखिए, आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता था, आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता था वह निश्चित तौर पर हिंसक हुआ करता था। आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता था वह निश्चित तौर पर हिंसक हुआ करता था। लेकिन पहला आदिवासी आंदोलन ताना भगत आंदोलन है। पहला आदिवासी आंदोलन ताना भगत आंदोलन है, जो विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से चलाया गया था, और यह प्रथम अहिंसक आदिवासी आंदोलन था। इसमें हिंसा का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया गया था। जिस सत्य और अहिंसा के बलबूते महात्मा गांधी आंदोलन किया करते थे, उसी सत्य और अहिंसा के तहत जो है ताना भगत आंदोलन भी जो है आपको चलाया गया था। अर्थात आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खासी विद्रोह 1827 से 1833 के बीच हुआ है, इसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया है। सही है ये। खासी विद्रोह 1827 से 1833 के बीच हुआ है, नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में चितर सिंह के द्वारा किया गया है। सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूड़ी सीताराम राजू के द्वारा नेतृत्व में लड़ा गया, जो गैर आदिवासी नेता थे। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। याद रखना है आपको, खासी विद्रोह के नेता तीरथ सिंह, रामोसी विद्रोह के नेता चितर सिंह, रंपा विद्रोह के नेता अल्लूड़ी सीताराम राजू। रंपा में आदिवासियों का विद्रोह किसके विरुद्ध था? साहूकारों द्वारा शोषण के विरुद्ध, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध, सूदखोरी एवं बेगारी के विरुद्ध, उपर्युक्त सभी के विरुद्ध था। अल्लूड़ी सीताराम राजू गांधी जी के किस आंदोलन से प्रेरित होकर आदिवासियों का नेतृत्व किया? अल्लूड़ी सीताराम राजू गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर, गांधी जी जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था, उसी प्रकार से जो है आपको गांधी जी के इसी नेतृत्व से प्रभावित होकर अल्लूड़ी सीताराम राजू ने जो है आपको रंपा विद्रोह किया था। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कब किया? कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह 1917 ईस्वी में किया। 1917। बस्तर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर ने किया। सही है। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से नागा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? नागा विद्रोह के विषय में कौन सा कथन गलत है? नागा आंदोलन को प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया। सही है ये। गोडिनल्यू ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ा। नहीं, गलत है। रानी गोडिनल्यू ने नागा आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से नहीं जोड़ा, बल्कि गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। जोड़ी होगा, महिला थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ी। यही गलत है और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर हो जाएगा बी। रानी गोडिनल्यू ने जदोनांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की। सही है। रानी गोडिनल्यू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। यह भी सही है। आंसर हो जाएगा बी। गेडिनेल्यू को रानी की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? गेडिनेल्यू को रानी की उपाधि से जवाहरलाल नेहरू ने सम्मानित किया था, और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ आजाद हिंद फौज ने भी सम्मानित किया था। जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज दोनों ने सम्मानित किया था। तो इसका आंसर होगा ए और सी। इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, ए और सी। समझ गए? ए और सी। गेडिनेल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और आजाद हिंद फौज ने भी दिया था। अर्थात आंसर हो जाएगा ए और सी। यहां पर ए और बी दिया हुआ है, बी को काट करके सी कर लीजिए और फिर आंसर हो जाएगा आपको डी। नील आंदोलन संबंधित है। देखिए, नील आंदोलन, इसके विषय में थोड़ा सा आप जानिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। नील आंदोलन, इसके महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यह सफल रहा है, यह सफल आंदोलन है। बस यही वजह है कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। नील आंदोलन एक प्रकार का कृषक आंदोलन है। नील आंदोलन एक प्रकार का जो है कृषक आंदोलन है, कृषक आंदोलन है।
नील आंदोलन वर्ष 1859-60 में हुआ है। देखिए, पूर्वी भारत, बंगाल के किसान, असम के किसान, इस क्षेत्र के किसान जो है अपने खेत में चावल की खेती करना चाहते थे, चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। तो पूर्वी भारत, बंगाल, असम के किसान जो अपने खेत में चावल की खेती करना चाहते थे, लेकिन उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, उसी के विरोध में जाकर दिगंबर बिस्वास और बसंत बिस्वास, दिगंबर बिस्वास और बसंत बिस्वास के नेतृत्व में नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में हुए। और इस आंदोलन को हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने समर्थन प्रदान करने का काम किया। और जब यह आंदोलन हुआ तो यह आंदोलन काफी उग्र रूप धारण किया। इस आंदोलन की उग्रता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा किया कि बंगाल, पूर्वी भारत और असम के किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहता है तो वो नील की खेती नहीं करे, अगर वो अपने खेत में चावल उगाना चाहता है तो वो अपने खेत में चावल ही उगाए। अर्थात किसानों की जो मांग थी वह मांग आपको पूरा हुआ। अर्थात नील आंदोलन जो है अपने आप में सफल होने वाला प्रथम कृषक आंदोलन था। नील आंदोलन अपने आप में सफल होने वाला जो है आपको प्रथम कृषक आंदोलन था, प्रथम कृषक आंदोलन था। और देखिए, नील आंदोलन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नील दर्पण नामक साहित्य से प्राप्त होती है। नील दर्पण के रचयिता है आपको दीनबंधु मित्र, नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र। और नील आंदोलन की उग्रता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने नवंबर 1860 ईस्वी में जो है नील आयोग का गठन किया था। नवंबर 1860 ईस्वी में नील आयोग का गठन जो है आपको किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, समझ गए। तो नील आंदोलन कृषक आंदोलन है, यानी किसानों से संबंधित आंदोलन है, किसानों से संबंधित आंदोलन है। 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया, यह स्टेटमेंट आपको सही है, बाद बाकी गलत है। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया? नील आंदोलन नहीं, नील आयोग होगा, यहां पर थोड़ा आप सुधार कर लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन कब किया? ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन नवंबर 1860 में किया, नवंबर 1860। समाचार पत्रों के स्तर पर नील आंदोलन का सहयोग देश ने किया, हिंदू पैट्रियट। और जो हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र है, इसके जो है आपको संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी हुआ करते थे। समाचार पत्रों के स्तर पर जो है नील आंदोलन को सहयोग प्रदान किया था हिंदू पैट्रियट। उदन मार्टन के हैं आपको जुगल किशोर, बंगाल गजट के हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, यहां पर ना तो शब्द को काटिएगा, थोड़ा सा ना तो शब्द को काटिएगा, ना तो शब्द को काट लीजिएगा। कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था और ना ही उपनिवेशवाद विरोधी था? यानी समझिएगा, देखिए, आदिवासियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे वो अंग्रेजों के विरोध में जाकर विद्रोह किए गए थे, वो जमींदारों के विरोध में जाकर विद्रोह किए गए थे। तो एक विद्रोह हुआ बंगाल के क्षेत्र में जो जमींदार विरोधी था, ब्रिटिश विरोधी नहीं था, उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था। उपनिवेशवाद विरोधी नहीं था मतलब ब्रिटिश विरोधी नहीं था, ब्रिटिश विरोधी नहीं था, इस चीज को आप समझिएगा, ब्रिटिश विरोधी नहीं था। बंगाल के क्षेत्र में पावना विद्रोह हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बंगाल के क्षेत्र में पावना विद्रोह हुआ है। बंगाल के क्षेत्र में जो पावना विद्रोह हुआ है, यह विद्रोह 1873 से 1876 के बीच हुए हैं। और इस विद्रोह के नेतृत्व करता है ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ये सभी पावना विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1873 से 1876 के बीच हुआ है। यह विद्रोह मूलतः जमींदार विरोधी था, यह विद्रोह मूलतः जमींदार विरोधी था। यह विद्रोह ब्रिटिश विरोधी नहीं था, यह विद्रोह मूलतः जमींदार विरोधी था। यानी जो बंगाल के जमींदार हुआ करते थे, बंगाल के जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जाता था उसी के विरोध में जाकर यह विद्रोह हुआ है। यह विद्रोह ब्रिटिश विरोधी नहीं हुआ करता था, क्योंकि इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने नारा लगाया था, पावना विद्रोह के दौरान जो है विद्रोहियों ने नारा लगाया था। विद्रोहियों ने क्या नारा लगाया था? तो पावना विद्रोह के दौरान जो है विद्रोहियों ने यह नारा लगाया था कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं, अर्थात ब्रिटिश महारानी का किसान बनकर रहना चाहते हैं, ब्रिटिश महारानी का किसान बनकर रहना चाहते हैं। यानी जो बंगाल के पावना क्षेत्र के किसान थे वो यह चाहता था कि वो ब्रिटिश महारानी का किसान बनकर के रहना चाहता था, ना कि वो जो है आपको जमींदारों के किसान बनकर रहना चाहते थे। तो आप इस स्टेटमेंट से ही समझ सकते हैं कि पावना विद्रोह में भाग ले रहे जो क्रांतिकारी थे वे स्पष्ट तौर पर यह बात कहा करते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते हैं, ब्रिटिश महारानी का किसान बनकर रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बंगाल के पावना क्षेत्र के किसानों का झुकाव ब्रिटिश उपनिवेशवाद की ओर ज्यादा था, ये लोग बंगाल के जमींदारों का विरोध किया करते थे। तो जो पावना विद्रोह था वो जमींदार विरोधी था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोधी नहीं था। पावना विद्रोह जो था वह जमींदार विरोधी था, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोधी नहीं था। तो इसलिए यहां पर ना तो शब्द को कटा दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था? ना कि और शब्द को काट लीजिए,
ना कि उपनिवेशवाद विरोधी। अब ये थोड़ा अस्पष्ट हुआ, समझिए अस्पष्ट हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जमींदार विरोधी था, ना कि उपनिवेशवाद विरोधी, ना कि उपनिवेशवाद विरोधी। मतलब अब यह क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट हो रहा है, यानी कौन ऐसा विद्रोह था जो जमींदार के विरोध में हुआ और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थन में हुआ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समर्थन में हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपको पाबना विद्रोह। कुछ समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा पाबना, आंसर हो जाएगा बी, पाबना। किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था, हम रानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पाबना विद्रोह में, पाबना विद्रोह में नारा दिया गया था। आगे विद्रोह, और कौन विद्रोह किस वर्ष हुआ है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ है 1899 1900। पाबना विद्रोह हुआ है 1873 से 76। दक्कन विद्रोह हुआ है 1874 75। मोपला विद्रोह हुआ है 1921। 4 1 2 3। दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? दक्कन के क्षेत्र में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था, साहूकार। 1879 में पारित दक्कन कृषक राहत अधिनियम किससे संबंधित है? किसानों को साहूकारों के विरुद्ध संरक्षण से, हाँ। दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध, हाँ। ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को राहत, हाँ। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, सबसे संबंधित था। मोपला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया, हाँ। इस क्षेत्र के महाजन व जमींदार हिंदू थे जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे, हाँ। काश्तकार का मतलब किसान, किसान मोपला मुस्लिम थे, सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। किस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा जाता है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी तीनों के उपनाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से प्रारंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था? मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन, देखिए जो मोपला आंदोलन है, मोपला आंदोलन आपको 1921 में हुए हैं, 1921 में हुए हैं। और असहयोग और खिलाफत आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन तो 1920 से 1922 और खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1924 तक हुए हैं, 1919 से 1924 तक हुए हैं। तो इन आंदोलनों में मोपला आंदोलन जो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया था मोपला। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला। महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया था, शौकत अली ने भी समर्थन किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी समर्थन किया था। इन सभी लोगों ने केरल के मालाबार में हो रहे मोपला आंदोलन को समर्थन दिया था, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। मोपला विद्रोह का नेता था अली मुस्लियार। अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के नेता थे। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। यह बात हम किस आधार पर कह सकते हैं? तो इसके कई सारे आधार हैं। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगर आप बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा नामक संगठन की स्थापना लखनऊ में किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक जो 1936 में लखनऊ में आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की। वही अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। वही प्रथम महासचिव जो है आपको एनजी रंगा बने थे, एनजी रंगा बने थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय किसान सभा से जुड़े सभी नेताओं में सबसे सक्रिय आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था और इस सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में एनजी रंगा को चुना गया था, एनजी रंगा। एनजी रंगा अपने समय के बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। अपनी मृत्यु के ठीक पहले जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए वर्ष 1936, वर्ष 1936
में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में हो रहे इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जिस समय कांग्रेस का 1936 में लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, उसी समय 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में मौजूद थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने का काम किया था, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसमें बिहार से संबंधित तो एक है ही राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ही है, आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। यह इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि जब बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए थे, चंपारण सत्याग्रह भी एक कृषक आंदोलन था, किसान आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह भी एक कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन था। जब गांधी जी चंपारण में किसान आंदोलन किए थे तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाकर के पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद को किसान आंदोलन से आप जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसमें बाद बाकी तो बिहार से कोई है ही नहीं, ऑप्शन तो ऑटोमेटिक छटा रहा है, आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। भारतीय किसान संस्थान, भारतीय किसान संस्थान से संबंधित है एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित है फजलुल हक। बकास्त संघर्ष, बकास्त संघर्ष यानी किसानों के संघर्ष से संबंधित है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। श्रद्धानंद सरस्वती ने सहजानंद सरस्वती होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उसके अलावा जो इंद्र नारायण द्विवेदी है, गौरी शंकर मिश्र है, मदन मोहन मालवीय है, ये सभी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे संबंधित। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में किया था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। यानी कौन किसान नेता का संबंध किस क्षेत्र से है? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती का संबंध है बिहार से। खुदाई खिदमतगार, देखिए जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वाले इलाका में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत वाले इलाका में जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन वर्ष 1929-30 के समय हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है आपको इसके नेतृत्व करता थे। तो यहां पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संबंध है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट सीमा, सीमा का होगा बॉर्डर, फ्रंटियर होगा, है फ्रंटियर है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत फ्रंटियर, हाँ फ्रंटियर प्रोविनेंस, NWFP। तो खुदाई खिदमतगार संबंधित है NWFP। इसके बाद जो है आपको स्वामी रामानंद, स्वामी रामानंद की अगर आप बात करेंगे तो स्वामी रामानंद संबंधित है आपको हैदराबाद से, हैदराबाद के किसान नेता हुआ करते थे। और फिर अब्दुल हमीद खां, ये दक्षिणी असम से संबंधित है, दक्षिणी असम से संबंधित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर बी। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अवध के क्षेत्र में। एका आंदोलन जो है वर्ष 1921 में प्रारंभ किया गया था, मदारी पासी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और यह जो है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन, एका आंदोलन, एका आंदोलन में भाग, एका आंदोलन में भाग इनमें से किसने ले लिया था? तो एका आंदोलन में भाग लिया था मदारी पासी ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो बारदौली सत्याग्रह है ये गुजरात में वर्ष 1928 में हुआ था, गुजरात में वर्ष 1928 में हुआ था। हुआ ये था कि गुजरात में जो है, गुजरात के बारदौली के क्षेत्र में, बारदौली जो है गुजरात का एक तालुका या एक जिला हुआ करता था, गुजरात का एक तालुका या एक जिला हुआ करता था आपको बारदौली। बारदौली के क्षेत्र में लगान की दर काफी बढ़ा दी गई थी, लगान की दर काफी, लगान की दर बढ़ा दी गई थी। तो यानी टैक्स की दर बढ़ा दी गई थी बारदौली के क्षेत्र में। बारदौली के क्षेत्र में जो कर की दर बढ़ा दी गई थी या लगान की दर बढ़ा दी गई थी, उसी के खिलाफ में बारदौली सत्याग्रह जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। और जब बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में हुआ तो अंग्रेजी सरकार को लगान की दर को कम करना पड़ा, अंग्रेजी सरकार को लगान की दर को कम करना पड़ा। अर्थात जिस उद्देश्य से बारदौली सत्याग्रह हुआ था वह उद्देश्य पूरा हुआ, यानी बारदौली सत्याग्रह भी अपने आप में एक सफल सत्याग्रह है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने दी।
महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदौली सत्याग्रह में। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इसका मांग था जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया जाए, यानी 50% से कम करके। जमींदारों का हिस्सेदारी फसल में जो है, बंगाल के किसान जो फसल उगाते थे ना, उसमें जमींदारों की हिस्सेदारी 50% हुआ करती थी, यानी जितना फसल है उसका 50% जमींदार ही ले लिया करता था। तो बंगाल के किसान यह चाहते थे कि इस 50% की दर को कम करके 33% तक लाई जाए, 33% तक लाई जाए, अर्थात 1/2 भाग को कम करके 1/3 भाग तक लाई जाए। इसी को लेकर के जो है बंगाल के क्षेत्र में तिभागा किसान आंदोलन हुआ था। तो तिभागा किसान आंदोलन का मांग यह था कि जमींदारों की हिस्सेदारी जो 50% है, यानी 1/2 भाग है, इसको कम करके 33%, यानी 1/3 भाग तक कर दिया जाए। आंसर ए। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। किसान सभा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? देखिए, एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे, उनका नाम था विनोबा भावे। देखिए, अगर गांधी जी रहते तो गांधी जी भी ये सब शुरू करते, लेकिन गांधी जी की हत्या तो 30 जनवरी 1948 को ही हो गई। तो गांधी जी के जाने के बाद गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम विनोबा भावे ने किया। विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन की जो है आपको शुरुआत की है, और भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है आपको आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है, और भूदान आंदोलन ही आगे चल करके ग्रामदान आंदोलन में तब्दील हो गया था। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी ओडिशा राज्य से। तो यहां पर ध्यान से याद रखेंगे, भूदान आंदोलन तो प्रारंभ आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है, लेकिन यही भूदान आंदोलन बाद में ग्रामदान आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया था। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी ओडिशा राज्य से, और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे ने। गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। देखिए, गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह में मेहता बंधु ने भी साथ दिया था। मेहता बंधु में 2 भाई हुआ करते थे, उन दोनों भाइयों ने भी बारदौली सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, अर्थात सी होगा। देख रहे हैं, वनडे एग्जाम में प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है वो उसके ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। यहां पर अगर आप आंसर बी मार के जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि हम सही करके आए हैं, तो आप गलत हैं। यहां पर आंसर आपको सी होगा। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला था तेभागा आंदोलन, बंगाल के तेभागा आंदोलन। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? देखिए, जो मुंडा विद्रोह है, जो कि 1898 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ है, उसी को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के विद्रोह को ही उलगुलान उपद्रव कहा जाता है, या उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? यानी नील की खेती में कमी आई, नील की खेती करने में कमी आई। देखिए, नील की खेती करने में कमी इसलिए आई 20वीं सदी के आरंभ में, क्योंकि इस समय तक जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी। जिस वजह से वैश्विक जगत में भारतीय नील की मांग जो है आपको कम पड़ गई थी। इसी वजह से 20वीं सदी के आरंभ में नील की खेती में ह्रास हुआ था। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, यानी कृत्रिम नील का खोज हो गया जर्मनी में, जिस वजह से भारतीय नील की मांग विश्व मार्केट में कम पड़ गई। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किया गया या किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। हाँ, किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। हाँ, दोनों चीज। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। पाबना आंदोलन हुआ है 1873 से 76। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, 1873 से 85 में जाइए आप। एका आंदोलन, अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था 1921-22। संथाल विद्रोह 1855-56। ताना भगत आंदोलन 1914। 2, 3, 1, 4 मिलान करें। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुए हैं, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुए हैं, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ है, अहोम विद्रोह 1828 में हुआ है। तो 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। आंसर ए। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें
इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना, जिसमें इंडिगो का हिंदी नील होता है क्या जी? हाँ, तब ठीक है। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना दीनबंधु मित्र ने किया है। यानी यहां पे यह पूछा जा रहा है कि जो नील दर्पण है, नील दर्पण साहित्य है, नील दर्पण साहित्य में जो है इस बात की चर्चा है कि नील की खेती करने वाले किसानों को किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसका चित्रण नील दर्पण में किया गया है। इस नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है। इसमें देखिए कौन क्षेत्र झारखंड में? कच्छ। कच्छ गुजरात में है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में है, तो सिंहभूम होगा उत्तर, सिंहभूम। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में एकदम से किया। पंजाब में आदिवासी रहता कहां है? सिंध में, सिंध में। काठियावाड़ मतलब गुजरात। हां, एक से अधिक होगा, आंसर ई। नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती। नीले रंग के, हाँ, आंसर हो जाएगा इसका ए। रैयत यानी किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था पर जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। इसी को लेकर जो है आपको नील विद्रोह हुआ है। दोनों हो सकता है लेकिन ऑथेंटिक सी ही है, सी होगा। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लिया जाना 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। फेडेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? फेडेजी आंदोलन की शुरुआत की हाजी सरियतुल्लाह ने। बेलूपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया केरल में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जदोनांग। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का सही क्रम लगाइए। बंगाल सिपाही विद्रोह हुआ है 1764 में। कच्छ का विद्रोह हुआ है 1819 में। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। और कोल विद्रोह हुआ है 1831-32 में। तो इसमें सबसे पहले हुआ है बंगाल में सिपाही विद्रोह 1, फिर बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 3, फिर कच्छ का विद्रोह 2, फिर कोल विद्रोह 5, संथाल विद्रोह 4। आंसर हो जाएगा ए, 1, 3, 2, 5 और 4। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ, हां, उड़ीसा में हुआ था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया, हां। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, गलत है ये। धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, हां। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 सही है। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। बेल्लौर दक्षिण भारत में पड़ता है। यहां के सिपाही जो है ना, माथा में टीका लगाया करता था और कान में बाली पहना करता था। माथा में टीका लगाया करता था और कान में बाली पहना करता था। तो अंग्रेजों ने बेल्लौर के सिपाहियों को यह कहा कि आप जो माथा में टीका लगाते हैं और कान में बाली पहनते हैं, इसको हटा दीजिए। इसी को लेकर बेल्लौर के सिपाहियों ने 1806 में विद्रोह किया, जिसे बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। बेल्लौर के सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे आपको सर जॉर्ज बार्लो। जो सर जॉर्ज बार्लो है, इनका शासनकाल है 1805 से 1807। 1805 से 1807 के बीच में ही 1806 आता है और 1806 में ही बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड मिंटो, इनका शासनकाल है 1807 से 1813। फिर वेलेजली, इनका शासनकाल है 1798 से 1805। फिर आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका शासनकाल है 1786 से 1893 और पुनः 1805। पुनः 1805 में कुछ दिन के लिए रहे थे। आंसर हो जाएगा सर्ज है ओ, यहां पर 1793। आंसर डी। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए, हां। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, हां। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, हां। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। नहीं, गलत है ये। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था, नरीखंड। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है। भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है। कोल विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में हुआ है। संथाल विद्रोह बिहार झारखंड में हुआ है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है। भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ है। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लरोसिया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी ने।
भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। होज विद्रोह हुआ है 1820-21 के दौरान। बैरकपुर विद्रोह यह हुआ है 1824। आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान बर्मा जाने के प्रश्न पर बैरकपुर में विद्रोह हुआ नवंबर 1824। फिर आपको बहरामपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह समझिए, बहरामपुर विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो फरवरी 1857। संथाल विद्रोह 1855-56। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जुलाई 1806। 2-4-3-1 2-4-3-1 आंसर ए। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के द्वारा भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में।